नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद सिंह, न्यूरो फिजिशियन, मुरादाबाद, गांधीनगर। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिसीज पर। पार्किंसन डिसीज क्या है, इसकी वजह क्या होती है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या है। पार्किंसन डिसीज के जो मेन लक्षण होते हैं मरीजों में स्टार्ट होता है वो बॉडी के एक पार्ट से स्टार्ट होता है। बॉडी का चाहे तो वो एक हाथ हो सकता है, एक पैर हो सकता है, किसी भी एक तरफ के हिस्से से स्टार्ट होता है। यूजली कॉमन जो लक्षण होते हैं उसमें रेस्टिंग ट्रेमर से स्टार्ट होते हैं। मरीज को रखे रखे हाथों का हिलना स्टार्ट हो जाता है, उंगलियों का हिलना स्टार्ट हो सकता है। अगर टांग की बात करें तो पैरों के अंगूठे का या पैरों के उंगलियों का हिलना स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जो मेन फीचर्स होता है पार्किंसन डिजीज़ का वो रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं। जब ट्रेमर्स होंगे तो वो रेस्टिंग पोजीशन में होंगे। जब भी आप कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई काम करेंगे, कभी ग्लास पकड़ेंगे, अखबार पकड़ेंगे, पेपर पकड़ेंगे या पेन पकड़ेंगे, तो उस वक्त ये ट्रेमर्स आपके कम हो जाते हैं। इसलिए इसे रेस्टिंग ट्रेमर करते हैं, क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन में ये ट्रेमर्स बढ़ जाते हैं। जबकि आप कोई काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उस टाइम पर ये कम हो जाते हैं। और दूसरा जो फीचर है इसका ट्रेमर्स के अलावा पार्किंसन डिसीज में, वो है बॉडी की स्लोनेस। बॉडी बहुत स्लो हो जाती है। बॉडी की जो एक्टिविटी होती है, जो स्पीड होती है, जो हमारे काम करने की स्पीड है, वो पार्किंसन डिसीज के मरीजों में काफ़ी कम होने लगती है। तो मरीज़ को हर चीज़ जो डेली एक्टिविटीज़ है उसकी, उसे करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसे नहाना, धोना, कपड़े पहनना, चलने में बहुत स्लोनेस आ जाती है। जिस एक्टिविटी को बहुत जल्दी करता था, उसी एक्टिविटी को करने में उसे डबल या ट्रिपल टाइम लगने लगता है। तो जिसे हम कहते हैं कि स्लोनेस। और यही स्लोनेस उसके गेट में भी दिखाई देती है। गेट में कहते हैं जैसे जब हम चलना स्टार्ट करते हैं या चलते हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो ये स्लोनेस पूरी बॉडी के हर हिस्से से लेकर, हर एक्टिविटी से लेकर उसके चलने में भी दिखाई देने लगती है। और यही स्लोनेस के कभी कभी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी का भी पार्ट हो जाती है। जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, जो हमारी साइकोलॉजिकल स्पीड है सोचने की, वो भी इस पार्किंसन डिसीज के मरीजों में कम होने लगती है। एंड तीसरा जो हम बात करें तो लक्षणों की, तो उसमें है कि मरीज को चलते चलते गिरने का डर लगता है, जिसे हम कहते हैं कि पोस्चर इंस्टेबिलिटी। जब मरीज चलता है, एक तो वो कंपन के साथ चलेगा, फिर धीरे चलेगा, और चलते चलते उसे अपने बैलेंस में दिक्कत दिखाई देती है कि वो चलते चलते उसे लगता है कि वो गिर जाएगा। या फिर जब अगर वो समतल एरिया पे चल रहा है या तब तो वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जगह पर है, जहाँ पर ऊंचा नीचा है, वहाँ पर उसे दिक्कत थोड़ा जल्दी दिखाई देती है। और कभी कभी मरीज गिर भी जाता है, वो अपना बैलेंस नहीं प्रॉपर बना पाता तो गिर भी जाता है। एंड पार्किंसन डिसीज में आगे चलकर जैसे ये लक्षण स्टार्ट होते हैं और पार्किंसन डिसीज बढ़ती जाती है, तो कभी कभी बॉडी में एक फ्रीजिंग पॉइंट भी आ जाता है। जब मरीज एकदम से फ्रीज होने लगता है, चलते चलते एकदम से स्लो होता है और फिर एक ही पॉइंट पर फ्रीज होने लगता है, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ गेट। और वो थोड़े टाइम के बाद वहीं खड़ा रहेगा, थोड़े टाइम के बाद फिर थोड़ा अपना पैर उठाना स्टार्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। एंड फिर आगे बात करें इसमें पार्किंसन डिसीज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसकी जैसे दिमागी क्षमता सोचने की भी कम होती जाती है, तो आगे चलकर मेमोरी में भी इम्पेयरमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, उसकी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। लास्ट स्टेज में पार्किंसन डिसीज जब बढ़ जाता है तो मरीज लगभग बिस्तर पे ही आ जाता है। वो दिमाग से भी कमज़ोर हो जाता है और चलने फिरने में भी असक्षम हो जाता है। पार्किंसन डिसीज क्यों होता है, किस वजह से होता है? ये पार्किंसन डिसीज हमारा जो ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं, उससे कंट्रोल होता है। बेसल गैंग्लिया में एक केमिकल होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। डोपामिन की जो जहाँ से बन रहा होता है, जिस न्यूरॉन से हमारा बन रहा होता है, वो न्यूरॉन डीजनरेट करने लगते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने की वजह से जितना हमारे बॉडी को डोपामिन चाहिए होता है उतना डोपामिन नहीं मिलता है। जैसे हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में जैसे हमारे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से हमारा इंसुलिन बन रहा होता है, तो इंसुलिन नहीं बन पाता तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, इंसुलिन की कमी की वजह से। सेम यहीं पर है कि यहाँ पर ब्रेन के जो बेसल गैंग्लिया का एरिया है, वहाँ पर जो हमारा डोपामिन बनना चाहिए वो डोपामिन नहीं बनता, तो बॉडी में स्लोनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो मेंटल में भी काम करता है, साइकोलॉजिकल भी काम करता है और आपके फिजिकल एक्टिविटी में भी काम करता है। तो दोनों ही चीज़ें आपकी स्लो होने लगती हैं। और ये एक तरह का डीजनरेटिव प्रोसेस होता है। जैसे हमारी ओल्ड एज बढ़ती है, हमें उम्र बढ़ती जाती है, उम्र के साथ साथ हमारी नसें सिकुड़ने लगती हैं, उसी तरह की ये न्यूरो डीजनरेटिव प्रोसेस है। मतलब नर्व्स, हमारी जो दिमाग की नर्व्स हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो डीजनरेट होने लगते हैं और सूखने लगते हैं, तेज़ी के साथ सूखने लगते हैं इस बीमारी में। पर पार्टिकुलर एक एरिया होता है जो ब्रेन का, जिसे हम बेसल गैंग्लिया की बात करें, उस एरिया के ही न्यूरॉन्स सूखने जल्दी लगते हैं, जिसमें हमारा जो केमिकल का बनना कम हो जाता है और ये हमारे फीचर्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? नॉर्मली जो हमारे जो ब्रेन की इमेजिंग्स होती हैं, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया,
तो इसमें ज़्यादातर केसेस में चांसेस हैं कि हमें इमेजिंग नॉर्मल मिलती है। एमआरआई में कभी कभी हमें एट्रोफी दिखाई दे सकती है ब्रेन के एक पार्टिकुलर एरिया में, लेकिन जो इसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जो पार्किंसन का स्पेसिफिक टेस्ट है, वो से हम स्पेक्ट स्टडी कहते हैं, स्पेक्ट या पैट स्टडी। ये एक एमआरआई और सीटी से ऊपर की जांच होती है जो ज़्यादातर कैंसर के मरीजों में भी की जाती है। और इसमें हमारा स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसे एफडीजी डोपा टेस्ट कहते हैं, एफडीजी डोपा स्पेक्ट या पैक्ट कहते हैं, जिसमें हमें पार्टिकुलर इसी एरिया में हमें दिखाई देता है कि यहाँ के नर्व्स हमारे कितने काम कर रहे हैं। एक बार हम अगर क्लिनिकली डायग्नोस हो गया तो हम ट्रीटमेंट बिना इन्वेस्टिगेशन के भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी है। ये केवल इसको प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए कि आगे कितना जल्दी ये बढ़ सकता है या फिर आगे इसके बढ़ने के चांसेस कितना है या ब्रेन में कितना डैमेज हो गया, उसी के लिए जांच ज़रूरी होती है। वरना हम क्लिनिकल बेस पर भी जो हमें लग रहा है कि उसे रेस्टिंग ट्रेमर्स हो रहे हैं, उसे स्लोनेस आ रही है बॉडी में, उसकी पोस्चर स्टार्ट हो रही है, उसी के बेस पर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेन ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया कि इसमें डोपामिन की कमी होती है, तो दवाइयाँ भी हमारे पास वही अवेलेबल है कि जो डोपामिन की जो डिप्लीशन है, कमी है, उसको पूरा करते हैं, उसकी भरपाई की जाए। तो मेन ट्रीटमेंट इसमें सिंडोपा की टैबलेट है, सिंडोपा है, पार्किन के नाम से टैबलेट्स आती हैं, जिसे हम लाइट डोज में स्टार्ट करते हैं और मिनिमम डोज पर ही रखते हैं ताकि आगे दवाई धीरे धीरे बढ़ा सकें। एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसमें हमें दवाइयों का मिक्सचर देने के बाद भी पार्किंसन के लक्षण पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। तो ऐसे केसेस में फिर सर्जरी की तरफ हम जाते हैं कि जिसमें सर्जिकल प्रोसेस होता है, और उसमें जो पार्किंसन के मरीज हैं उसमें सर्जरी का नाम है डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें हम ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ से हमें प्रॉब्लम लग रही है वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और उसे स्टिमुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड के जरिए। एक छोटी सी सर्जरी होती है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव सर्जरी है जो हर मरीजों में नहीं होती। इस तरह के मरीजों को पार्टिकुलरली सेलेक्ट किया जाता है और जिसमें हमें लगता है कि उसमें फ़ायदा होने की उम्मीद है, उसी में सर्जरी हम एडवाइज करते हैं। ये पूरी तरह से लाइलाज बीमारी तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ट्रीटमेंट है और पूरी तरह से लाइलाज है, लेकिन जितना जल्दी हम इसकी बीमारी की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं उतना ही स्लो प्रोग्रेस होता है। तो जैसे ही हमें पता चले कि इस तरह के कुछ लक्षण हमारे शरीर में दिखाई दे रहे हैं, तुरंत अपने नज़दीकी किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए ताकि इसे तेज़ी से बढ़ने से रोका जाए।